घर आई साली में जब बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन असल हैरत तो अगले दिन हुई। क्या एक गलती पूरे खानदान को शर्मसार कर सकती है? साली की वो फरमाइश जिसने शौहर के होश उड़ा दिए, बीवी के साथ बंद कमरे की वो शरारत जो साली की नजरों से ना छुप सकी, और फिर शुरू हुआ मुतालबों का एक नया सिलसिला। मेरी बड़ी सास अक्सर हमारे घर आती थीं और उनके आने से पहले ही जैसे दीवारें भी सीधी होकर खड़ी हो जाती थीं। हवा का बहाव सुस्त पड़ जाता था और मेरे दिल की धड़कन तेज, जैसे किसी अनजाने इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा हो। शादी के शुरू के दिनों में मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी, ऐसी बहू जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मैंने अपनी माँ की हर नसीहत को दिल में बसा लिया था। सुबह फजर से पहले उठना, घर की सफाई करना, ससुराल वालों की पसंद का ख्याल रखना, अपनी पसंद को पीछे छोड़ देना, हर छोटी बड़ी बात में बर्दाश्त और खामोशी इख्तियार करना, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि बहू का असल जेवर इसका सब्र होता है। लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि कभी कभी यही सब्र इंसान को अंदर से खोखला भी कर देता है। मेरी बड़ी सास का मिजाज शुरू से ही सख्त था। वो कम बोलती थी, मगर जब भी बोलते उनके अल्फाज सीधा दिल पर लगते। उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल होता था, जैसे वो हमेशा ये जानना चाहती हो कि मैं वाकई इस घर के काबिल हूं भी या नहीं। एक दिन वो अचानक बेबरबताए आ गई। दरवाजा खोला तो उनका चेहरा सामने था। मैंने फौरन दुपट्टा संभाला और सलाम किया। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया, मगर उनकी नजरें मेरे पीछे घर के अंदर घूम रही थी, जैसे वो मेरे सलाम का जवाब नहीं बल्कि घर की हालत का जायजा लेने आई हूं। वो सीधा किचन में चली गई। मैं उनके पीछे पीछे गई। दिल में एक अनजाना खौफ था। उन्होंने एक एक चीज को गौर से देखा, बर्तनों की सफाई, चौल्हे की हालत, मसालों की तरतीब, और फिर अचानक उन्होंने एक प्लेट उठा ली और उंगली से इसके किनारे को छुआ। फिर मुझे देखकर बोली कि ये देखो, ये साफ है तुम्हारे हिसाब से। उनके लहजे में ऐसा तंज था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर सवाल उठा दिया हो। मैंने फौरन प्लेट लेकर दोबारा धोना शुरू कर दी, मगर वो रुकने वाली नहीं थी। हर चीज में कोई न कोई कमी निकालना जैसे उनकी आदत नहीं बल्कि जिम्मेदारी हो। दोपहर तक वो मुसलसल मुझे हिदायत देती रही, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। और मैं बस सर झुकाकर सुनती रही, क्योंकि जवाब देना बदतमीजी समझा जाता था। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने सोचा शायद अब माहौल बदल जाए, मगर वो भी अपनी माँ के सामने खामोश रहे, जैसे उनकी जुबान को ताला लगा दिया गया हो। मैंने उनकी तरफ देखा, शायद वो मेरी आंखों में छुपी थकन और दुख को समझ जाए, मगर उन्होंने नजरें चुरा ली। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस घर में अकेली हूं। रात को जब सब सो गए तो मैं कमरे के एक कोने में बैठी रही, खामोश, बिल्कुल खामोश, मगर मेरे अंदर एक शोर था, सवालों का शोर, दर्द का शोर। मैं खुद से पूछ रही थी कि आखिर मैं कहाँ गलत हूं, क्यों मैं उनके लिए कभी काफी नहीं हो सकती। वक्त गुजरता गया और उनका रवैया बदलने के बजाय मजीद सख्त होता गया। एक दिन उन्होंने सबके सामने मुझे डांट दिया, सिर्फ इस बात पर कि चाय उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनी थी। उनके अल्फाज मेरे कानों में नहीं बल्कि दिल में गूंज रहे थे। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि मेरी आंखों में आंसू है, मगर मैं रो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ आंसू भी कमजोरी समझे जाते हैं। मैंने खुद को संभाला और चुपचाप वहां से हट गई, मगर अंदर कुछ टूट चुका था। मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे अपनी ही पहचान अजनबी लगने लगी। वो लड़की कहाँ गई जो हंसती थी, जो ख्वाब देखती थी, जो जिंदगी से मोहब्बत करती थी। अब तो बस एक खामोश साया रह गया था, जो हर वक्त किसी न किसी इम्तिहान में मसरूफ था। और इस सब के बीच मेरी बड़ी सास की वो नजरें, वो अल्फाज, वो रवैया, कुछ मेरे जहन पर नक्श होता जा रहा था। मैं जानती थी कि मैं ज्यादा दिन ऐसे नहीं रह सकती, मगर मैं ये भी नहीं जानती थी कि इस सब से निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि औरत को अपना घर बचाना होता है, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही क्यों ना खोना पड़े।
मगर अब मुझे लगने लगा था कि शायद खुद को खो देना ही सबसे बड़ी हार होती है, और मेरी ये खामोशी, ये बर्दाश्त एक दिन जरूर आवाज बनेगी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर इस औरत के लिए होगी जो चुप रहकर सब कुछ सहती रहती है। और वो दिन शायद अब ज्यादा दूर नहीं था। अगले चंद दिन ऐसे गुजरे जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार कम कर दी हो, मगर हालात की शिद्दत बढ़ती जा रही हो। मेरी बड़ी सास अब पहले से ज्यादा कसरत से आने लगी थी, और हर बार उनका अंदाज पहले से ज्यादा सख्त, ज्यादा बेरहम महसूस होता था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन वो मुझे कबूल कर लेंगी, मगर हर नया दिन इस उम्मीद को थोड़ा और कमजोर कर देता था। एक सुबह जब मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी तो वो अचानक में पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने उनकी मौजूदगी को महसूस तो कर लिया, मगर मोड़ने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि अब कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलेगी। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि तुम्हें अभी तक सही तरीके से काम करना नहीं आया। उनके लहजे में वही पुराना तंज था, मगर इस दिन कुछ मुख्तलिफ था। शायद मेरी बर्दाश्त की हद। मैंने पहली बार दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस की जो खामोशी से बगावत की तरफ जा रही थी, मगर जबान फिर भी बंद रही। मैंने सर झुकाकर काम जारी रखा। वो कुछ ही देर तक खड़ी रही और फिर कमरे से निकल गई, मगर उनके अल्फाज वही रह गए, मेरे अंदर, मेरे जहन में, मेरे एहसास में। दिन भर में इन्हीं अल्फाज के साथ जीती रही। दोपहर को जब मैंने खाना लगाया तो उन्होंने एक निवाला लेकर फौरन प्लेट एक तरफ रख दी और कहा कि इसमें जायका नहीं है, तुम दिल से काम नहीं करती। ये जुमला सुनकर मेरे हाथ जैसे सुन हो गए। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या वाकई मैं दिल से काम नहीं करती, या फिर मेरा दिल अब थक चुका है। शाम को मेरा शौहर घर आया। मैंने सोचा कि आज मैं उससे बात करूंगी, अपने दिल की बात, अपनी तकलीफ। मगर जैसे ही मैंने बात शुरू करने की कोशिश की, उसने मोबाइल उठा लिया और किसी और दुनिया में खो गया। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी बात सुनने वाला यहां कोई नहीं। रात को मैं देर तक जागती रही, छत को देखते हुए, और सोचती रही कि क्या यही जिंदगी है जिसका मैंने ख्वाब देखा था? क्या यही वो घर है जहां मुझे सुकून मिलना था? आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर एक अजीब सा खला पैदा होने लगा था, जैसे मैं खुद से दूर होती जा रही हूं। एक दिन मेरी बड़ी सास ने अचानक कहा कि तुम्हें घर के मामलात समझने की जरूरत है, तुम अभी तक बच्ची हो। उनके इस जुमले ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि मैंने हमेशा खुद को जिम्मेदार समझा था। मैंने कभी अपने फराइज से पीछे हटने की कोशिश नहीं की थी, मगर उनकी नजर में मैं अब भी नाअहल थी। इस दिन मैंने पहली बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात की। मैंने खुद से पूछा कि तुम आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? कब तक अपनी खामोशी को अपनी कमजोरी बनने दोगी? इस सवाल का कोई वाज़ेह जवाब तो नहीं मिला, मगर एक एहसास जरूर पैदा हुआ, एक हल्की सी रोशनी, जैसे अंधेरे में कहीं दूर कोई चिराग जल रहा हो। अगले दिन जब मेरी बड़ी सास दोबारा आई तो मैंने उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं देखी, मगर इस बार मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने उनकी हर बात सुनी, हर तंज बर्दाश्त किया, मगर इस बार मैं अंदर से टूट नहीं रही थी, बल्कि कुछ बन रहा था, खच मजबूत। वो खामोशी जो पहले मुझे कमजोर करती थी, अब मेरे अंदर एक ताकत में बदलने लगी थी। मैंने महसूस किया कि शायद मसला सिर्फ उनके रवैये का नहीं, बल्कि मेरी अपनी खामोशी का भी है। मैंने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की, और इसी कोशिश में खुद को खो दिया। मगर अब वक्त आ गया था कि मैं खुद को दोबारा तलाश करूं। उस रात मैंने एक फैसला किया, कोई बड़ा फैसला नहीं, बस एक छोटा सा कदम, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ बर्दाश्त नहीं करूंगी, बल्कि समझूंगी हालात को, लोगों को, और सबसे बढ़कर खुद को, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं समझूंगी तो कोई और भी नहीं समझेगा। और इसी सोच के साथ मैंने आंखें बंद की। मगर इस बार नींद पहले से मुख्तलिफ थी। इसमें थकन के साथ साथ एक अज़म भी शामिल था, एक ऐसा अज़म जो शायद आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। और मुझे अंदाजा हो चुका था कि खामोशी
हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यही खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बस शर्त यह है कि इंसान उसे कब और कैसे इस्तेमाल करता है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सब कुछ वैसा ही था, वही घर, वही दीवारें, वही जिम्मेदारियां, मगर एक चीज बदल चुकी थी, और वो मैं खुद थी। ये तब्दीली कोई अचानक आने वाली आंधी नहीं थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने वाली एक कैफियत थी जो अब मेरे अंदर अपनी जगह बना चुकी थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो पहली बार मुझे अपनी आंखों में सिर्फ थकन नहीं बल्कि एक अजीब सी मजबूती भी नजर आई, जैसे मैंने रात भर में खुद से कोई वादा किया हो और अब उसे निभाने के लिए तैयार हूं। मैं किचन में गई और मामूल के मुताबिक काम शुरू किया, मगर उस बार मेरे हाथों की हरकत में वो घबराहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं हर काम सुकून से कर रही थी, जैसे खुद को साबित करने की जल्दी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी सास आई। उनके कदमों की आवाज अब भी मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देती थी, मगर उस बार मैंने खुद को संभाला। उन्होंने आते ही हस्बे मामूल घर का जायजा लेना शुरू किया, एक एक चीज को देखना, परखना और फिर किसी न किसी कमी की निशानदेही करना। मगर उस दिन जब उन्होंने कहा कि तुम अभी तक ठीक से काम नहीं सीख सकी, तो मैंने सिर्फ सर झुकाकर माजरत नहीं की, बल्कि आहिस्ता से कहा कि मैं सीख रही हूं और मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगी। ये जुमला बज़ाहिर बहुत सादा था, मगर मेरे लिए ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें पहली बार मेरी अपनी आवाज शामिल थी। मेरी बड़ी सास ने मुझे हैरानी से देखा, जैसे उन्हें तवक्को न हो कि मैं इस तरह जवाब दूंगी। उनके चेहरे पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, मगर फिर वो मामूल के अंदाज में वापस आ गई। दिन गुजरता रहा, मगर मेरे अंदर एक हल्की सी खुशी थी, जैसे मैंने खुद के लिए एक छोटी सी जंग जीत ली हो। शाम को जब मेरा शौहर आया तो मैंने उसे गौर से देखा। वो पहले की तरह थका हुआ था, अपने कामों में मसरूफ। दिन मैंने इससे बात करने का फैसला किया। मैंने आहिस्ता से कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। शायद पहली बार उसने मेरी आवाज में संजीदगी महसूस की। मैंने उसे अपने दिल की बात बताना शुरू की। ये नहीं कि मैं शिकायत कर रही हूं, बल्कि ये कि मैं कैसा महसूस करती हूं। मैंने उसे बताया कि मैं कोशिश करती हूं, मैं वाकई दिल से इस घर को अपना बनाने की कोशिश करती हूं, मगर बार बार खुद को नाकाफी महसूस करना मुझे अंदर से तोड़ रहा है। वो खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, शायद एहसास, शायद पछतावा, या शायद सिर्फ हैरत। उसने कुछ देर बाद आहिस्ता से कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि मैं इस कदर परेशान हूं। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। खुशी भी थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि शायद वो अब समझ रहा है, और दुख इस बात का कि उसे ये सब पहले क्यों नजर नहीं आया। मगर मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैं जानती थी कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती। रात को मैं जब सोने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि आज का दिन मुख्तलिफ था, न इसलिए कि हालात बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि मैं बदलने लगी थी। मेरी बड़ी सास अब भी वैसी ही थी, उनका रवैया भी वैसा ही था, मगर अब मैं हर बात को दिल पर लेकर खुद को तोड़ नहीं रही थी, बल्कि समझने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कैसे खुद को मजबूत बनाना है। अगले दिन एक और इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी बड़ी सास ने एक रिश्तेदार के सामने मुझे फिर से तनकीद का निशाना बनाया। पहले की तरह मेरे दिल में चुभन तो हुई, मगर इस बार मैंने खुद को संभाला। मैंने मुस्कराकर उनकी बात सुनी और फिर निहायत एहतराम से अपनी बात रखी। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सब लोग मुझे देख रहे थे। शायद उन्हें भी मेरी इस नई शक्ल की तवक्को नहीं थी। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि इंसान जब खुद को बदलता है तो दुनिया भी उसे नए अंदाज में देखने लगती है। आसान नहीं था, हर कदम पर डर भी था और शक भी, मगर इसके साथ साथ
एक यकीन भी पैदा हो रहा था कि मैं खुद को खोए बगैर भी इस घर का हिस्सा बन सकती हूँ। मैंने इस दिन खुद से एक और वादा किया कि मैं अपनी इज्जत नफ्स को कभी कुर्बान नहीं करूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि अगर मैं खुद की कदर नहीं करूंगी तो कोई और भी नहीं करेगा। और इसी एहसास के साथ मैंने अपनी आंखें बंद की। इस बार दिल में एक नया सुकून था, एक ऐसा सुकून जो बर्दाश्त से नहीं बल्कि खुद को समझने से आया था। और मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी कहानी अब सिर्फ बर्दाश्त की नहीं बल्कि तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी तब्दीली जो ना सिर्फ मुझे बल्कि शायद इस घर के माहौल को भी बदल देगी। और ये सब अभी शुरू हुआ था। अगले चंद दिनों में मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि मेरी छोटी छोटी तब्दीलियां अब दूसरों को भी नजर आने लगी है। खास तौर पर मेरी बड़ी सास को, जो हर बार की तरह घर आई तो उनके अंदाज में पहले जैसी सख्ती तो थी, मगर अब इसके साथ एक अजीब सी बेचैनी भी शामिल हो गई थी, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर मेरे अंदर ये तब्दीली कहाँ से आई है। इस दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और वो हस्बे मामूल दरवाजे के पास खड़ी होकर मुझे देख रही थी, मगर इस बार मैंने उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि आहिस्ता से मुड़कर उनसे पूछ लिया कि क्या वो चाय पिएंगी। उन्होंने चंद लम्हों के लिए मुझे देखा, जैसे मेरे लहजे में कुछ ढूंढ रही हो, फिर मुख्तसर सा जवाब दिया कि हाँ बना दो। मैंने चाय बनाई और उनके सामने रख दी। उन्होंने एक घूंट लिया और हमेशा की तरह कोई ना कोई कमी निकालने के लिए लब खोले ही थे कि मैंने निहायत सुकून से कहा कि अगर आप बता दें कि आपको कैसी चाय पसंद है तो मैं आइंदा वैसी ही बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे इस जुमले ने जैसे फजा को एक लम्हे के लिए रोक दिया। ये पर हैरत साफ नजर आई, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने सिर्फ खामोशी से सर झुकाने के बजाय बात को समझने और बेहतर करने की तरफ मोड़ा था। उन्होंने कुछ सख्त लहजे में कहा कि तुम्हें खुद समझना चाहिए, हर बात बताई नहीं जाती। पहले की तरह यह जुमला मुझे अंदर तक जख्मी कर सकता था, मगर इस बार मैंने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा कि जी मैं सीख रही हूं, मगर सीखने के लिए रहनुमाई भी जरूरी होती है। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई और इस खामोशी में पहली बार मुझे अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। मेरी बड़ी सास ने नजरें फेर ली और कुछ नहीं कहा, मगर मैं जानती थी कि ये लम्हा मामूली नहीं था। ये एक छोटी सी टक्कर थी, एक ऐसी टक्कर जिसमें ना बदतमीजी थी ना बगावत, मगर इसमें मेरी खुददारी शामिल थी। दिन गुजरता गया, मगर इस वाक़े का असर मेरे अंदर भी था और शायद उनके अंदर भी। शाम को जब मेरा शौहर आया तो उसने मुझे गौर से देखा और कहा कि आज तुम कुछ मुख्तलिफ लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर टालने की कोशिश की, मगर उसने मजीद पूछा तो मैंने उसे बताया कि मैं सिर्फ खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रही हूं। उसने सर हिलाया जैसे वो कुछ सोच रहा हो, शायद वो भी मेरे अंदर होने वाली तब्दीली को महसूस कर रहा था। अगले दिन एक और मौका आया जब मेरी बड़ी सास ने मेरे काम पर तनकीद की, मगर इस बार मैंने ना सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि निहायत सुकून से अपनी बात भी रखी। मैंने कहा कि मैं आपकी बात समझती हूं, मगर मैं पूरी कोशिश कर रही हूं। अगर कहीं कमी रह जाए तो आप मुझे सिखा दें। मेरे इस अंदाज ने उन्हें वक्ती तौर पर खामोश कर दिया, मगर उनके चेहरे पर एक सख्ती अब भी मौजूद थी, जैसे वो इस तब्दीली को आसानी से कबूल करने के लिए तैयार न हो। मैं जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सालों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती, ना उनकी और ना ही मेरी। मगर अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद को मिटाए बगैर इस घर का हिस्सा बनूंगी। रात को जब मैं अकेली बैठी तो मैंने पिछले दिनों के बारे में सोचा, वो मैं जो हर बात पर खामोश हो जाती थी, और आज की मैं जो एहतराम के साथ अपनी बात भी रख रही थी। ये फर्क छोटा नहीं था, ये मेरे अंदर एक नई पहचान की शुरुआत थी। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ एक बहू की नहीं बल्कि एक इंसान की थी, जो अपनी इज्जत, अपनी आवाज और अपनी जगह को पहचान रही थी। मगर इस सब के बीच एक हल्का सा खौफ भी था
कि कहीं ये सब हालात को मजीद खराब ना कर दे, कहीं मेरी ये नई आवाज किसी बड़े तूफान का सबब ना बन जाए। मगर फिर मैंने खुद को समझाया कि हर तब्दीली के साथ एक खतरा होता है, और अगर मैं इस खौफ की वजह से फिर से खामोश हो गई तो मैं दोबारा वही बन जाऊंगी जो मैं नहीं रहना चाहती। इसी सोच के साथ मैंने अपने दिल को मजबूत किया और फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं थी, ये मेरी अपनी पहचान की बात थी। और इस पहचान को बचाने के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत टक्कर लेनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार थी। और शायद यही वो लम्हा था जहां से मेरी और मेरी बड़ी सास के दरमियान एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि समझ, खुददारी और सच्चाई भी शामिल होगी। मगर ये कहानी आसान नहीं होगी, क्योंकि हर सच्चाई पहले एक आजमाइश बनकर आती है, और मुझे महसूस हो रहा था कि वो आजमाइश अब ज्यादा दूर नहीं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर अब हर दिन मेरे लिए एक नया इम्तिहान भी लाता था और एक नई सीख भी। मैंने महसूस किया कि मेरी बड़ी सास अब पहले की तरह खुलकर तनकीद नहीं करती, मगर उनके अंदाज में एक छुपी हुई सख्ती अब भी मौजूद थी, जैसे वो मेरे बदलते रवैये को कबूल तो कर रही हो मगर दिल से मानने के लिए अभी तैयार न हो। उस दिन सुबह का वक्त था और मैं घर के कामों में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी, मगर उनकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे वो किसी फैसले के साथ आई हों। मैंने सलाम किया और मामूल के मुताबिक उनके लिए पानी रखा। वो ड्राइंग रूम में बैठ गई और मुझे आवाज दी। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने सीधा सवाल किया कि तुम्हें लगता है कि तुम अब सब कुछ ठीक कर रही हो? उनका ये सवाल बज़ाहिर सादा था, मगर उसके पीछे एक चैलेंज छुपा हुआ था। पहले की तरह मैं घबरा सकती थी, मगर इस बार मैंने खुद को संभाला और निहायत सुकून से कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूं और जहां कमी हो वहां सीखने के लिए तैयार हूं। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि कोशिश काफी नहीं होती, घर संभालने के लिए समझ भी होनी चाहिए। उनके अल्फाज में अब भी वही वजन था, मगर इस बार मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने आहिस्ता से कहा कि समझ वक्त के साथ आती है और मैं सीख रही हूं, मगर उसके लिए मुझे मौका और थोड़ा एतमाद भी चाहिए। यह जुमला मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि इसमें पहली बार मैंने अपनी जरूरत को बयान किया था। उन्होंने चंद लम्हों के लिए मुझे देखा, जैसे वो मेरे अल्फाज को परख रही हो। फिर उन्होंने नजरें हटा ली और कहा कि देखते हैं। उनका ये जवाब ना मुकम्मल इनकार था, ना मुकम्मल कबूलियत, मगर मेरे लिए ये भी एक कदम था। दिन गुजरता रहा, मगर इस बात का असर मेरे अंदर बाकी रहा। मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ उनके पैरादे हैरानी रद्द अमल से मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि अपने अंदर भी कुछ मजबूती पैदा कर रही हूं। शाम को जब मेरा शौहर आया तो उसने मुझसे पूछा कि आज सब ठीक रहा। यह सवाल मेरे लिए नया था, क्योंकि पहले वो कभी इस तरह नहीं पूछता था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ, सब ठीक था, मगर दिल में मैंने महसूस किया कि शायद वो भी अब हालात को समझने लगा है। रात को जब मैं अकेली बैठी तो मैंने पिछले चंद हफ्तों के बारे में सोचा। मैंने खुद को एक ऐसी लड़की के तौर पर देखा जो हर बात पर खामोश रहती थी, और फिर आज की खुद को देखा जो अपनी बात एहतराम के साथ रखना सीख रही थी। ये फर्क सिर्फ अल्फाज का नहीं था, बल्कि एहसास का था। एक ऐसा एहसास जो मुझे ये समझा रहा था कि बर्दाश्त और खुददारी के दरमियान एक बारीक हद होती है, और अगर इंसान इस हद को पहचान ले तो वो खुद को खोने से बचा सकता है। अगले दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे उस हद को मजीद वाज़ेह तौर पर दिखा दिया। मेरी बड़ी सास ने एक छोटी सी बात पर मुझे सबके सामने टोक दिया। पहले की तरह मेरे दिल में तकलीफ तो हुई, मगर इस बार मैंने खामोशी से सर झुकाने के बजाय निहायत नर्म मगर वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर आप मुझे अलग से समझा दे तो मैं बेहतर सीख सकती हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें मुझ पर थी,
ये वो लम्हा था जहां मैं चाहती तो फिर से पीछे हट सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी आवाज में ना गरूर था ना बदतमीजी, सिर्फ एक सादा सी दरखास्त थी, मगर इस दरखास्त में मेरी इज्जत नफ्स शामिल थी। मेरी बड़ी सास ने मुझे गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तासर था, जैसे वो पहली बार मुझे वाकई देख रही हों। इस दिन उन्होंने मजीद कुछ नहीं कहा, मगर उनकी खामोशी इस बार पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक सोच शामिल थी, एक गौर व फिक्र, और शायद एक हल्की सी तब्दीली। रात को मैंने खुद से बात की और महसूस किया कि मैं अब डर के बजाय समझ के साथ आगे बढ़ रही हूं। मैंने ये भी महसूस किया कि खुद को मनवाना चीखने से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और इज्जत से मुमकिन होता है। ये रास्ता लंबा था और कभी कभी थका देने वाला भी, मगर अब मैंने उसे कबूल कर लिया था, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता बेहतर बनाने का मामला नहीं था, बल्कि खुद को पहचानने और अपनी जगह बनाने का सफर था। और इस सफर में मैं अब तन्हा नहीं थी। मेरे अंदर एक नया हौसला था, एक नई सोच, और सबसे बढ़कर एक नई पहचान, जो हर दिन थोड़ी और मजबूत हो रही थी। और मुझे महसूस होने लगा था कि शायद मेरी बड़ी सास भी इस तब्दीली को महसूस कर रही है, चाहे वो इसे माने या ना माने। मगर ये हकीकत अब छुप नहीं सकती थी कि मैं वो पुरानी खामोश बहू नहीं रही, बल्कि एक ऐसी औरत बन रही हूं जो एहतराम के साथ अपनी हदों को पहचानती है और उन्हें कायम रखना जानती है। और यही एहसास मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी था, क्योंकि मैंने आखिरकार ये सीख लिया था कि खुद को खोए बगैर भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। बस इसके लिए इंसान को अपनी कदर खुद पहचाननी पड़ती है। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर अब वक्त सिर्फ गुजरता नहीं था, बल्कि हर लम्हा कुछ न कुछ बदल भी रहा था। घर की फिजा में वही लोग, वही दीवारें, वही मामूलात थे, मगर इन सब के दरमियान एक अनदेखा सा दबाव पैदा हो चुका था। जैसे हर कोई किसी ना किसी तब्दीली को महसूस तो कर रहा हो, मगर उसे मानने के लिए अभी तैयार ना हो। मेरी बड़ी सास अब भी आती थी, मगर उनके आने का अंदाज बदलने लगा था। पहले वो सीधा किचन में जाकर हर चीज का जायजा लेती थी। अब वो कुछ देर बैठकर इर्द गिर्द देखती थी, जैसे पहले माहौल को समझना चाहती हूं। मगर इस खामोशी के पीछे अब भी वही पुरानी सख्ती कहीं ना कहीं मौजूद थी। इस दिन जब वो आई तो मैंने हमेशा की तरह उनका इस्तकबाल किया, मगर इस बार मेरे लहजे में घबराहट नहीं बल्कि एक हल्की सी पख्तगी थी। से देखा जैसे मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हूं। फिर आहिस्ता से बोले कि लगता है तुम्हें अब कुछ समझ आने लगी है। उनके इस जुमले में तारीफ कम और आजमाइश ज्यादा थी, मगर मैंने उसे मुस्बत अंदाज में लिया और मुस्कुरा कर कहा कि मैं कोशिश कर रही हूं कि हर दिन कुछ बेहतर सीख सकूं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनकी खामोशी में इस बार वो चिपता हुआ तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। दिन के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद मुझे एक काम समझाया। ये एक छोटी सी बात थी, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे सिर्फ टोका नहीं बल्कि सिखाने की कोशिश की। मैंने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनी और वैसे ही किया जैसे उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर मैंने महसूस किया कि उनकी नजरें पहले से मुख्तलिफ थी, जैसे वो मेरे अमल को परख रही हूं, ना कि सिर्फ मेरी गलतियों को। शाम को जब मेरा शौहर घर आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज अम्मी कुछ पुरसुकून लग रही थी। इसका ये जुमला सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये तब्दीली सिर्फ मेरे अंदर नहीं बल्कि बाहर भी जाहिर होने लगी है। मगर इसके साथ साथ एक नया दबाव भी पैदा हो गया था, एक ऐसा दबाव कि कहीं ये सब वक्ती ना हो, कहीं मैं दोबारा वही गलती ना कर बैठूं जिससे सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। रात को जब मैं अकेली बैठी तो मैंने महसूस किया कि बदलती हुई नजरों का बोझ भी कम नहीं होता। पहले मैं उनकी तनकीद से डरती थी, अब मैं उनकी तवक्कुआत से डरने लगी थी, क्योंकि अब अगर मैं बेहतर ना कर सकी तो शायद ये थोड़ी सी बेहतरी भी खत्म हो जाए। मगर इसी लम्हे मैंने खुद को संभाला और ये सोचा कि अगर मैं सिर्फ दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जीने लगूंगी तो फिर मैं खुद को दोबारा खो दूंगी, और ये वो गलती थी जो मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी।
अगले दिन एक और सूरत हाल पेश आई। मैं कुछ मेहमान आए हुए थे और मेरी बड़ी सास भी वहीं मौजूद थीं। पहले की तरह वो मुझे सबके सामने टोक सकती थीं, मगर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब मैंने एक काम दुरुस्त तरीके से किया तो उन्होंने हल्के से सर हिला दिया। ये एक बहुत मामूली सा इशारा था, मगर मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि ये खामोशी पहली बार कबूलियत के करीब महसूस हो रही थी। मगर इस सब के बीच मैंने एक और चीज भी महसूस की, वो ये कि अब मेरे शौहर का रवैया भी बदल रहा था। वो अब पहले की तरह हर बात से बेखबर नहीं रहता था, बल्कि कभी कभी खुद बात छेड़ देता था, पूछ लेता था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। ये सब छोटी छोटी चीजें थीं, मगर इनका असर बहुत गहरा था। मैंने इस दिन खुद से कहा कि तब्दीली सिर्फ एक तरफ से नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता सबको अपनी लपेट में ले लेती है, मगर इसके लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। और शायद मैंने वो पहला कदम उठा लिया था, मगर ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बदलती नजरों के साथ साथ एक और आजमाइश भी आ रही थी। एक ऐसी आजमाइश जो ये तय करेगी कि मेरी ये नई पहचान वाकई मजबूत है या सिर्फ हालात के साथ चलने वाली एक आर्जी कैफियत। और मुझे महसूस होने लगा था कि वो लम्हा करीब आ रहा है जब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा। और इस बार ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा फैसला होगा जो सब कुछ बदल सकता है। और शायद इसी फैसले में मेरी असल आजमाइश छपी हुई थी। वक्त जैसे एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गया था जहां हर छोटी बात भी बड़ी लगने लगी थी और हर लम्हा जैसे किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पिछले दिनों में खुद को बदलते देखा था, अपनी खामोशी को समझ में और बर्दाश्त को खुददारी में बदलते महसूस किया था, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि यह सब एक ऐसे इम्तिहान की तैयारी है जो मेरे अंदर की सारी मजबूती को आजमाने वाला है। इस दिन घर में कुछ करीबी रिश्तेदार आए हुए थे। माहौल बज़ाहिर खुशगवार था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मेरी बड़ी सास भी वहीं मौजूद थीं और हमेशा की तरह सबकी तवज्जो का मरकज थीं। मैं किचन और ड्राइंग रूम के दरमियान मसरूफ थी, सबके लिए चाय और खाने का इंतजाम कर रही थी। अचानक एक लम्हा ऐसा आया जब मैंने एक मामूली सी गलती कर दी। शायद चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी या किसी को वक्त पर नहीं मिली। ये एक छोटी सी बात थी, मगर मेरी बड़ी सास के लिए जैसे एक मौका बन गई। उन्होंने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा कि तुमसे एक सादा सा काम भी ठीक से नहीं होता। उनके अल्फाज कमरे में गूंज उठे। सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गई। वही पुराना मंजर, वही शर्मिंदगी, वही तकलीफ, मगर इस बार मेरे अंदर कुछ मुख्तलिफ था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर मेरे जहन में एक अजीब सी वजाहत थी, जैसे सब कुछ अचानक साफ हो गया हो। मैंने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, गहरा सांस लिया और फिर निहायत सुकून से उनकी तरफ देखा। ये वो लम्हा था जहां मैं चाहती तो हमेशा की तरह खामोश रह सकती थी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आहिस्ता मगर वाज़े आवाज में कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे ठीक करने के लिए तैयार हूं, मगर बराहे करम मुझे सबके सामने इस तरह मत टोके। ये जुमला सुनते ही कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। किसी को तवक्को नहीं थी कि मैं इस तरह बात करूंगी, ना बदतमीजी ना गुस्सा, बस एक सादा सी दरखास्त, मगर इसमें मेरी इज्जत नफ्स शामिल थी। मेरी बड़ी सास ने मुझे हैरत से देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरत का मिला जुला तासुर था, जैसे वो इस बात को समझने की कोशिश कर रही हो कि ये वही लड़की है जो हर बात पर खामोश रहती थी। चंद लम्हों तक वो कुछ नहीं बोली, फिर उन्होंने नजरें फेर ली और खामोश हो गई। ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी, इसमें एक शिकस्त नहीं बल्कि एक सोच थी। एक लम्हे के लिए मुझे डर भी लगा कि शायद मैंने हद पार कर दी है, मगर इसी लम्हे मैंने अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे मैंने आखिरकार अपने लिए खड़ा होना सीख लिया हो। शाम तक घर का माहौल थोड़ा बोझल रहा,
कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, मगर इस खामोशी में भी एक तब्दीली थी, जैसे सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। रात को जब सब मेहमान चले गए तो मैं अपने कमरे में बैठी रही। दिल में कई सवाल थे। क्या मैंने सही किया? क्या इसका नतीजा मजीद खराब होगा? या शायद यही वो कदम था जो मुझे पहले ही उठा लेना चाहिए था। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसने मुझे देखा और आहिस्ता से कहा कि आज तुमने जो कहा वो गलत नहीं था। उसके इस जुमले ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने खुलकर मेरा साथ दिया था। इस रात मैंने महसूस किया कि कुछ रिश्ते खामोशी से नहीं बल्कि सच्चाई से मजबूत होते हैं, और सच्चाई कभी कभी तकलीफ देती है, मगर आखिरकार वही चीज सब कुछ वाज़ेह करती है। अगले दिन जब मेरी बड़ी सास दोबारा आई तो माहौल पहले जैसा नहीं था। उनके रवैये में एक वाज़ेह फर्क था। वो पहले की तरह फौरन तनकीद शुरू नहीं कर रही थी, बल्कि खामोशी से बैठकर मुझे देख रही थी, जैसे वो मुझे नए सिरे से समझने की कोशिश कर रही हूं। मैंने भी हमेशा की तरह एहतराम के साथ इनसे बात की, मगर इस बार मेरे अंदर वो खौफ नहीं था जो पहले होता था। इसकी जगह एक एतमाद था, एक यकीन कि मैंने जो किया वो अपनी इज्जत के लिए किया, और यही सबसे अहम था। इस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि बाज औकात एक लम्हा पूरी कहानी का रुख बदल देता है, और वो लम्हा आ चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूं या नहीं, बल्कि ये था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जब एक बार इंसान अपनी आवाज पा लेता है तो फिर वो उसे खोना नहीं चाहता। और शायद यही मेरी असल तब्दीली थी, एक ऐसी तब्दीली जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस घर के हर रिश्ते के लिए एक नया आगाज बनने वाली थी। मगर हर नए आगाज के साथ एक नई आजमाइश भी आती है, और मुझे महसूस हो रहा था कि ये कहानी अभी अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ रही है। इस दिन के बाद घर का माहौल बज़ाहिर तो वही रहा, मगर इसके अंदर एक गहरी तब्दीली आ चुकी थी। वो तब्दीली जो लफ्जों से ज्यादा रवैयों में महसूस होती है। मेरी बड़ी सास अब भी आती थी, मगर उनके कदमों में वो पहले जैसी सख्ती नहीं रही थी, जैसे हर बार आते हुए वो खुद भी किसी अंदरूनी कश्मकश से गुजर रही हो। मैंने भी अपने रवैये में कोई तेजी या सख्ती नहीं आने दी, क्योंकि मैं जानती थी कि असल ताकत चीखने में नहीं बल्कि तवाज़ुन बरकरार रखने में होती है। मगर इस सब के बावजूद एक अनजाना सा फासला पैदा हो चुका था। ना वो पहले जैसा खौफ रहा था और ना ही वो बेफिक्री, बल्कि एक संजीदा सा सुकून था जिसमें हर कोई एक दूसरे को नए अंदाज से समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वो आई और हमेशा की तरह ड्राइंग रूम में बैठ गई। मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनके सामने रख दी। उन्होंने कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर चंद लम्हों तक कुछ नहीं कहा। ये वही लम्हा था जहां पहले कोई ना कोई तनकीद जरूर आती थी, मगर इस बार खामोशी थी। वजहल नहीं बल्कि हल्की महसूस हो रही थी, जैसे इसमें कोई सोच शामिल हो। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि चाय ठीक है। ये अल्फाज बहुत आम थे, मगर मेरे लिए गैर मामूली, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने बगैर किसी तंज के किसी चीज को कबूल किया था। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि बाज औकात छोटे जुमले बड़ी तब्दीली की निशानी होते हैं। दिन गुजरता गया, मगर इनका रवैया मुसलसल सोच में डूबा हुआ महसूस होता रहा। वो कम बोल रही थी, मगर जब भी बोलती तो पहले की तरह तेज नहीं होती, जैसे वो खुद भी अपने अल्फाज को तोल रही हो। शाम के वक्त एक ऐसा लम्हा आया जिसने मुझे अंदर तक हैरान कर दिया। वो किचन में आई और आहिस्ता से बोली कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक डिश बनाना सिखा सकती हूँ जो सबको पसंद है। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई, क्योंकि ये वही शख्सियत थी जो पहले हर चीज में नक्स निकालती थी, और आज वो खुद सिखाने की बात कर रही थी। मैंने फौरन हाँ कहा और पूरी तवज्जो से इनकी बात सुनने लगी। वो मुझे बताती रही और मैं सीखती रही। इस दौरान इनके लहजे में ना वो सख्ती थी ना वो तंज, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो खुद भी इस नए रवैये से मानूस होने की कोशिश कर रही हो। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे एक कदम ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
रात को जब मैं अकेली बैठी तो मैंने इस पूरे सफर को याद किया। वो दिन जब मैं हर बात पर खामोश हो जाती थी, वो लम्हे जब मैं खुद को खोती जा रही थी, और फिर वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने महसूस किया कि इंसान जब अपनी इज्जत के लिए खड़ा होता है तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलता बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी बदलने पर मजबूर कर देता है। मगर इस सब के साथ एक और एहसास भी था, वो ये कि अब मुझे और ज्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि ये तब्दीली अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। ये एक नाजुक मरहला था जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ वापस पुराने रास्ते पर ले जा सकती थी। अगले दिन जब मेरा शौहर घर आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अम्मी आजकल काफी बदल गई हैं। उसके उस जुमले में हैरत भी थी और सुकून भी। मैंने हल्का सा जवाब दिया कि शायद हम सब बदल रहे हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं थी, ये एक मुश्तरका सफर था, एक ऐसा सफर जिसमें हर किसी को अपने अंदर झांकना पड़ रहा था। मेरी बड़ी सास अब भी वैसी ही थी। उनकी शख्सियत, उनका अंदाज, सब कुछ मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ था, मगर अब उनके अंदर एक नरमी आ रही थी, एक ऐसी नरमी जो शायद पहले कहीं छुपी हुई थी मगर अब जाहिर होने लगी थी। और इसी के साथ मेरे अंदर भी एक नया सुकून पैदा हो रहा था, एक ऐसा सुकून जो खुद को मनवाने के बाद आता है, ना गुरूर के साथ, ना जिद के साथ, बल्कि तवाजुन के साथ। मगर मैं ये भी जानती थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर तब्दीली के बाद एक और मरहला आता है, एक ऐसा मरहला जहां ये तय होता है कि ये सब आर्जी था या मुस्तकिल। और मुझे महसूस हो रहा था कि वो मरहला अब करीब है, एक ऐसा लम्हा जो ये फैसला करेगा कि ये नया रिश्ता वाकई मजबूत हो चुका है या अभी उसे मजीद आजमाइशों से गुजरना है। और इस बार ये आजमाइश शायद पहले से ज्यादा गहरी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि दिलों की थी। और दिलों की तब्दीली सबसे मुश्किल मगर सबसे खूबसूरत सफर होती है। वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान पैदा हो रही थी, अब वो एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। ये सिर्फ रवैयों की तब्दीली नहीं रही थी, बल्कि एहसासात की सतह पर कुछ गहरा बदल रहा था। मगर जहां कुर्बत बढ़ती है वहां बाज औकात पुराने जख्म भी दोबारा सामने आ जाते हैं, और शायद यही मेरे साथ होने वाला था। उस दिन सुबह का आगाज आम दिनों की तरह हुआ, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरा सवाल अब जवाब मांगने वाला हो। मेरी बड़ी सास उस दिन कुछ ज्यादा खामोश थी। ना उन्होंने किसी बात पर तनकीद की, ना ही कोई खास रहनुमाई दी। बस कभी मुझे देखती और फिर नजरें हटा लेती। उनके इस बदलते हुए अंदाज ने मुझे उलझन में डाल दिया, क्योंकि मैं अब उनकी सख्ती से नहीं बल्कि उनकी खामोशी से परेशान होने लगी थी। दोपहर के वक्त वो अचानक मेरे पास आई और बोले कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनके लहजे में संजीदगी थी। मैं उनके साथ बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बात आम नहीं होगी। उन्होंने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की और फिर आहिस्ता से कहा कि तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रही हूं। उनके इस जुमले ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि ये पहली बार था जब वो खुद इस मौजू पर बात कर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उनकी बात सुनने लगी। उन्होंने कहना शुरू किया कि जब तुम इस घर में आई तो मुझे लगा कि तुम इस माहौल को नहीं समझ सकोगी। मुझे हमेशा ये खौफ रहा कि कहीं मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए मैंने सख्ती इख्तियार की, शायद जरूरत से ज्यादा। उनके अल्फाज में पहली बार वो सख्ती नहीं थी बल्कि एक एतराफ था, एक ऐसा एतराफ जो दिल से निकल रहा था। मैं उन्हें देखती रही। मेरे अंदर कई एहसासात एक साथ जाग रहे थे, दुख भी, हैरत भी और एक हल्की सी नरमी भी। उन्होंने मजीद कहा कि मगर पिच ले कुछ वक्त मैंने तुम्हें बदलते देखा है। तुमने बर्दाश्त भी की और अपनी बात भी रखी, और शायद मैंने पहली बार तुम्हें वाकई समझने की कोशिश की। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ, क्योंकि ये वो बात थी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद कहेंगी। मगर इसी लम्हे मेरे दिल के अंदर कहीं छुपा हुआ दर्द भी उभर आया।
मैंने आहिस्ता से कहा कि मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं इस घर को अपना बना सकूं, मगर बाज औकात आपके अल्फाज मुझे बहुत तकलीफ देते थे। मेरी आवाज में ना शिकवा था ना इल्जाम, बस एक सच्चाई थी। वो खामोश हो गई, जैसे वो मेरे अल्फाज को महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा कि शायद मैंने वाकई तुम्हें तकलीफ दी। ये एक सादा सा जुमला था, मगर इसके अंदर एक बड़ी कबूलियत छुपी हुई थी। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस बार ये खामोशी बोझल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो दिलों के दरमियान फासले को कम कर रही थी। इस दिन के बाद हमारे दरमियान एक नया रिश्ता बनने लगा, ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ रस्म नहीं बल्कि समझ भी शामिल थी। मगर हर कुर्बत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अब मुझे सिर्फ खुद को साबित नहीं करना था, बल्कि इस नए एतमाद को बरकरार भी रखना था। शाम को जब मेरा शौहर आया तो उसने हमें एक साथ बैठे देखा। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों थी। शायद इसने भी ये लम्हा कभी सोचा नहीं था। रात को जब मैं अकेली बैठी तो मैंने महसूस किया कि यह सफर सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि सीखने वाला भी था। मैंने ये सीखा कि बास औकात लोग बुरे नहीं होते, बस उनके खौफ और तजुर्बात उन्हें सख्त बना देते हैं, और जब उन्हें समझने का मौका मिलता है तो वो भी बदल सकते हैं। मगर इस सब के साथ एक और एहसास भी था, वो ये कि अभी सब कुछ मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि दिलों का फासला कम होने में वक्त लगता है और इसे बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिश भी करनी पड़ती है। मुझे महसूस हो रहा था कि यह कहानी अब अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसा मरहला जहां यह तय होगा कि यह नया रिश्ता वाकई मजबूत हो चुका है या अभी उसे मजीद वक्त दरकार है। और शायद इसका जवाब आने वाला कल लेकर आएगा, एक ऐसा कल जो इस पूरी कहानी का अंजाम भी होगा और एक नई शुरुआत की। सुबह का सूरज मामूल से कुछ ज्यादा रोशन लग रहा था, मगर इस रोशनी के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे रात भर की कश्मकश के बाद अब वक्त खुद भी सांस ले रहा हो। मैं जब उठी तो दिल में ना वो पुराना खौफ था ना ही बेचैनी, बस एक पख्ता सा एहसास था कि कुछ बदल चुका है और शायद अब वापसी मुमकिन नहीं। मगर ये वापसी का ना होना किसी कमी का नहीं बल्कि एक नए रास्ते का आगाज था। घर में आज गैर मामूली खामोशी थी, ना कोई जल्दबाजी ना किसी बात की तेजी, सब कुछ जैसे अपनी जगह पर ठहर कर सांस ले रहा हो। मेरी बड़ी सास भी सुबह आई, मगर इस बार उनके अंदाज में वो पुरानी सख्ती नहीं थी। वो सीधा अंदर आए, बैठे और मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये मुस्कुराहट मेरे लिए गैर मुतवक्के थी, मगर इसमें एक कबूलियत थी, एक नरमी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने हस्बे मामूल उनके लिए चाय रखी। उन्होंने कप उठाया और आहिस्ता से कहा कि अब तुम्हारे हाथ की चीजें बेहतर होने लगी हैं। ये जुमला आम था, मगर इसका असर गैर मामूली था, क्योंकि इसमें पहली बार तारीफ और एतमाद शामिल था। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि कोशिश जारी है, मगर अंदर कहीं एक एहसास मुकम्मल हो चुका था। दिन के दौरान उन्होंने पहली बार मुझे किसी काम के लिए नहीं टोका, बल्कि साथ बैठकर बात भी की, पुरानी यादों की, घर के हालात की और उन फैसलों की जो शायद उन्होंने कभी दिल के खौफ में किए थे। मैं उन्हें सुनती रही और महसूस करती रही कि बाज औकात लोग सख्त इसलिए होते हैं कि वो अंदर से कमजोर होने से डरते हैं। शाम के वक्त मेरा शौहर घर आया तो उसने हमें एक साथ बैठे देखा और उसके चेहरे पर वो सुकून था जो शायद बहुत अरसे से नहीं था। उसने आहिस्ता से कहा कि लगता है अब घर वाकई घर लगने लगा है। उस जुमले ने मेरे अंदर एक मुकम्मल एहसास भर दिया। रात को जब सब खामोश थे तो मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। वही घर, वही रास्ते, वही जिंदगी, मगर अब सब कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि अब मैं खुद से नहीं भाग रही थी, ना ही दूसरों की आवाज में अपनी आवाज खो रही थी। मैंने सीख लिया था कि इज्जत मांगने से नहीं बल्कि खुद को कायम रखने से मिलती है, और रिश्ते जीतने से नहीं बल्कि समझने से मजबूत होते हैं। मेरी बड़ी सास के साथ वो फासला
जो कभी दीवार लगता था अब एक पल बन चुका था, और उस पल पर हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलना सीख रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि जिंदगी कभी मुकम्मल तौर पर रुकती नहीं, ये हमेशा नए इम्तिहान लेकर आती है। मगर अब फर्क ये था कि मैं इन इम्तिहानों से डरने के बजाय इनका सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैंने खुद को खोकर नहीं बल्कि पाकर जीना सीख लिया था। ये कहानी किसी एक जीत या हार की नहीं थी, ये एक सफर था, एक ऐसा सफर जिसमें खामोशी बोलना सीख गई थी और आवाज ने अपनी जगह बना ली थी। और शायद यही इस पूरी कहानी का असल अंजाम था, एक नया आगाज, जहां ना कोई मुकम्मल तब्दीली खत्म हुई थी और ना ही जिंदगी रुकी थी, बल्कि सब कुछ एक नए तवाजुन के साथ आगे बढ़ रहा था। और मैं जानती थी कि अब जो भी आएगा मैं खुद को साथ लेकर चलूंगी, टूट कर नहीं।